सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स का रिवीजन। अगले महीने आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप सभी लोग रिवीजन में लगे होंगे। तो आपकी हेल्प के लिए मैं लाया हूँ पूरे जो भी आपका सिलेबस है उसका पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। यहाँ पे 100% रिवीजन इन 30 डेज, 30 दिनों में आपका पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ये वीडियोस की सीरीज आपको लगातार मिलेगी। आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये पहली यूनिट का चैप्टर है और एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, और इस यूनिट से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने। जो चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, आप सभी लोग देखिएगा अपना सिलेबस, तो चैप्टर वास्तविक संख्याओं में सिर्फ आपको 2 टॉपिक पढ़ने। एक टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, मतलब इस प्रमेय पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा है अपरिमेय संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो देखते हैं क्या है ये। इस प्रमेय में आपको क्या बताया गया है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में आपकी बुक से काफी पोर्शन कट हुआ है। तो जो जो टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट है या जो जो आपके सिलेबस में है, हम सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करेंगे और उस पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो आप जानते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले आप जान लीजिए भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तब तो हम व्यक्त करेंगे। तो देखिए इधर मैंने आपको बताया है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी नंबर होते थे उनको सबको हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो खुद से कटे या 1 से कटे, और स्टार्ट कहां से होती है, 2 से। मतलब वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो वह स्वयं और एक क्या होता है, 1। ठीक है, जैसे 2 तो 2 जो है वो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 5 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऐसे जितने नंबर आपको मिलेंगे वो सब क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। तो आपको अभाज्य संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। अभी भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से अधिक ऐसी प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी जिनसे वो कट जाते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ लिखा 4 6 8 9 10। अब देखिए 4 को किस किस से काट सकते हैं, 1 से भी कट जाएगा, खुद से 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 6 को देखते हैं, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो आप ऐसी जितनी भी प्राकृतिक संख्या मिलेंगी जिनके हम 2 से अधिक गुणनखंड कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब ऐसी कोई भी संख्या आप उठा लीजिए इनमें से, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। और जो गुणनखंड होगा, मतलब जो फैक्टराइजेशन होगा, वो क्या होता है, अगर क्रम को छोड़ दें तो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता मतलब यूनिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। जैसे एग्जांपल में आप देखिए लिखा है 210, इसको हम 210 को कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में। अब देखिए 210 तो आप जानते हैं 0 है लास्ट में, तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो आप ऐसा फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं पहले से। सबसे पहले कोई संख्या देखें आप, 2 से काटने की कोशिश करें, कट रही है तो कट करें, फिर उससे बड़े नंबर से। तो हमने चेक किया 2 से कट रहा, कितना आ गया 105। फिर 3 से कट किया तो कितना आ गया 35, 5 से कट किया तो 7। अब देखिए 4 से मत कट करिएगा,
हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ देखिए 4 क्या है, भाज्य, तो आप इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, कोई भी संख्या मिले। ठीक है, तो देखिए 210 को कैसे लिखा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो इस तरीके से आपने लिखा, इसको हम कहेंगे किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडन। ठीक है, अब ये यूनिक कैसे होता है, अद्वितीय कैसे होता है, आप देखिए क्रम आप बदल सकते हैं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखा, या इसी को मैं 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7 लिख दूं, दोनों संख्याएं एक ही है, ये यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको एग्जांपल में देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल क्या है, जैसे हमने लिखा 32,760 32760, इसको आप फैक्टराइजेशन फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ किया। देखिए आप किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 से कट किया, फिर 2 से कट किया, कट करना आपको आता होगा, 2 एक 2, फिर एक इधर गया 2 12, फिर इधर कितनी बार जाएगा 2 3 6, फिर एक इधर गया 2 16, फिर 0। ऐसे ही मैंने इसका क्या कर लिया, फैक्टर। और देखिए सारी संख्याएं कौन सी ली हमने, अभाज्य संख्याएं ली। ठीक है, तो कट करके हमने इसको 32,760 को कैसे लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए जब एक ही अभाज्य संख्या कई बार आए तो उसको घात के रूप में लिखते हैं। यहाँ देखिए जैसे 2 कितनी बार आया है, 3 बार, यहाँ 2 की घात देखिए 1 1 1, तो घातें जुड़ जाती हैं, आपको सिखाया मैंने, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती। तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3। यहाँ देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2। 5 एक ही बार है, कोई पूछे 5 की घात कितनी है तो आप कितनी बताओगे, 1। 7 की घात कितनी है, 1। 13 की घात कितनी है, 1। तो देखिए यहाँ जितनी भी संख्याएं दिख रही वो सब क्या है, अभाज्य संख्या। घात में नहीं देखना है, घात में हो सकता है 4 भी लिखा हो सकता है, वो आपकी भाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन जो यहाँ नीचे नंबर लिखे हुए हैं 3 2 5 7 13, ये सब क्या होने चाहिए, अभाज्य। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संख्या 32,760 का अभाज्य गुणनखंड। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है कि किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आपको मैंने समझाया कैसे करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभाज्य गुणनखंड आपने किया है उसमें जो घातें हैं उनका योग कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में कोई पूछे आपका योग कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 3 + 2 + 1 + 1 + 1। तो देखिए 1 2 3 2 5 3 8, यहाँ घातों का योग कितना है, 8। कैसे, 3 ये 2 ये 5, और 5 कितनी बार, 1, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, तो 3 ये जोड़ लेंगे, 5 3 8। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि यहाँ बताइए घातों का योग कितना है, तो देखिए सब एक एक बार है, 1 2 3 4, तो टोटल घातों का योग कितना है, 4। ठीक है, समझ गए आप। देखिए एक नोट है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अगर किसी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ दें। अगर देखिए मैंने यहाँ बताया आपको क्रम उलट सकता है, क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो वो जो गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बल्कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है वो आपकी समाप्त हो जाए किस पर, 0 पर। तो आप जानते हैं किन संख्याओं के अंत में 0 आता है। 0 बनाने के लिए आपको, अंत में 0 बनाने के लिए जरूरी है कि वो संख्या 5 से और 2 से, दोनों से कटनी चाहिए, मतलब विभाजित होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती, मतलब अगर उस संख्या के गुणनखंड करिए आप और उसमें 5 और 2 दोनों ना दिखे, एक दिखने से काम नहीं चलेगा, दोनों दिखने चाहिए, 5 भी हो और 2 भी हो, तब आप कहेंगे कि वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर तो क्या लिखा मैंने,
कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है यदि वह दो तथा 5 दोनों से भाज्य। ठीक है, अर्थात संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 तथा 5 आने चाहिए। ठीक है, यहां पर आप कर लीजिए आनी चाहिए, 2 तथा 5 दोनों आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन में आएगा। 6 की पावर n लिखा है, इसको हम 6 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 लिखेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। अब आप बताइए कहीं 5 आया इसमें? 2 तो आ गया, लेकिन गुणे में कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है, तो 0 नहीं आ सकता, लास्ट में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 गुणनखंड के रूप में उपस्थित नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी थ्योरी लिखनी थी, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई संख्या अगर लास्ट में 0 है तो ये निश्चित है कि वो 5 और 2 दोनों से कटेगी, दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको आप खुद ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आप फॉलो करिएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। अगला देखिए, जो क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे और आसान है। संख्याओं 12 तथा 42 की अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग 5 वाली विधि मत लगा दीजिएगा जो हम लोग निकालते थे। पहले आप यहाँ अभाज्य गुणनखंड करिएगा, फिर कॉमन देखिएगा, मतलब HCF निकालिएगा और LCM निकालिएगा। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने 12 को लिखा पहले, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए ऐसे कट करेंगे और लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार आ गया? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 3। ये हमने 12 को ऐसे लिख दिया। तथा 42 को कैसे लिखेंगे? 42 को आप ऐसे कट करके देखिए 2 गुणे 3 गुणे 7। ये बात समझ में आई आपको? देखिए HCF का मतलब क्या होता है? मासा, महत्तम समापवर्तक, आप पहले निकाल चुके हैं। LCM का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए मासा क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो ये दोनों नंबर आपको दिख रहे होंगे। 12 को क्या लिखा? 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 गुणे 3। इसको क्या लिखा? 2 गुणे 3 गुणे 7। तो HCF का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो सिर्फ उसी को लिखिएगा। तो देखिए यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो कॉमन हमेशा छोटा मिलता है। तो 1 2 जो ऐसा है दोनों में कॉमन, तो हमने 2 लिख लिया। और 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। जैसे यहाँ देखिए 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 1 थी, तो कॉमन आप छोटी पावर लेंगे, मतलब 2 की पावर 1 लेंगे, इसीलिए 2 लिखा। और 3 तो यहाँ पूरा पूरा कॉमन है, 3 लिख लिया। देखिए 7 तो यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लिया। तो HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन, उन्हीं को खाली लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया? 6। और LCM क्या होता है? LCM में आप बड़ी पावर लीजिएगा। देखिए LCM में क्या लेंगे? 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ले। ठीक है, बड़ी पावर जो दोनों में हो, मतलब दोनों में बड़ी पावर तो नहीं मिलेगी आपको, संख्या दोनों में मिले या ना मिले, लेकिन आपको बड़ी पावर देखनी है, अगर मिल रही है तो भी। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 मिल गया, तो हमने लिख लिया। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लिख लिया। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ देखिए 7 नहीं है, लेकिन यहाँ 7 की पावर 1 है, तो हम 7 की पावर 1 वाला लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे आप कोई भी अंक। देखिए जब आप लास्ट में लिख लीजिएगा तो ये जरूर देखिएगा कि 2 की पावर 2 इसमें शामिल है, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 2 में है, 3 की पावर 1 इसमें शामिल है, यहाँ का 3 की पावर 1 इसमें शामिल है, 7 की पावर 1 इसमें शामिल। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया? 84। क्वेश्चन समझ में आया? HCF निकालने को आपसे पूछा जाता है, 2 संख्याएं दे सकता है और 3 संख्याएं भी दे सकता है। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है। चलिए इन्हीं संख्याओं पर आधारित एक फॉर्मूला है कि जो संख्याएं दी जाती हैं, जैसे 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, पूर्णांक दिए गए, धन पूर्णांक दिए गए हैं, और साथ में उनका HCF और LCM दिया गया है, तो उसमें क्या संबंध होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर
दो धन पूर्णांक तथा उनके लासा एवं मासा में संबंध। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें। अगर आपको दो संख्याएं दी गई, मान लीजिए a तथा b दो धन पूर्णांक है और h तथा l क्रमशः मासा और लासा है दोनों संख्याओं को, तो हमेशा ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ अंडरलाइन किया है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? संख्याओं का गुणनफल, जो भी दो संख्याएं दी गई उनका गुणनफल उनके लासा तथा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखिए संख्याएं ए और बी लिए थे, ए गुणे बी, मासा एच है, लासा एल है, उसके गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कई फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे कई फॉर्मूले बना सकते हैं? आप देखिए, मुझे अगर मासा निकालना है, एच निकालना है, तो आप एल को बटे में ले जा सकते हैं, ए गुणे बी बटे एच एल लिख सकते हैं। एक तो फॉर्मूला ये बन गया, ये मेन फॉर्मूला, इसी को याद रखना। आप यहीं से इधर उधर करके नए फॉर्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच बराबर क्या आ गया? ए गुणे बी बटे एल। अगर मैं कहता एल की वैल्यू निकालो, क्या आप ए गुणे बी बटे में एच लिख सकते थे? ए गुणे बी बटे में एच आप लिख सकते हैं। कोई संख्या अगर निकालनी होती, मान लीजिए आपको निकालना है यहाँ से ए, पहली संख्या, तो आप एल गुणे एच बटे बी कर सकते थे। दूसरी संख्या निकालनी होती, एल गुणे एच बटे ए कर सकते थे। ठीक है, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। देखिए 4 फार्मूले निकल आए सिर्फ एक फार्मूले से। तो आप मेन फार्मूला याद रखिएगा, बाकी सब आप कर लेंगे, इसी फॉर्म में याद रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसको आप देखिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे यहां देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्या क्वेश्चन लिखा? यदि संख्याओं 50 तथा 40, संख्याएं क्या दी गई हैं? 50 तथा 40 का मासा 10 है, तो इनका लासा बताइए। तो आपको बताया है ए गुणे बी बराबर एल गुणे एच, बताया फॉर्मूला। संख्याएं क्या है? 50 हो गई, ये 40 हो गई, दोनों संख्याएं हो गई, और एल निकालना है और आपको मासा दे रखे हैं 10। 10 को इधर बटे में भेज दीजिए, एल बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 40 बटे 10। देखिए 0 0 कट गया, आंसर कितना आ गया? 200। आंसर कितना आ गया? 200। आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया आपने और आपका आंसर निकल आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर बेस्ड। जैसे क्या लिखा है? यदि संख्याओं 45 तथा 30 का लासा दे रखे हैं, तो क्या निकालना? मासा। फिर से आप क्या लिखेंगे? देखिए वही लिखेंगे, ए गुणे बी बराबर एच गुणे एल। ए क्या है? 48, बी क्या है? 30, और एच निकालना है और लासा आपको दे रखे हैं 240। ये 240 हम कहाँ भेज देंगे? बटे में। एच बराबर क्या हो जाएगा? 48 गुणे 30 बटे में 240। देखिए 0 0 कट गया, और 24 दूना 48, क्या आंसर आ गया? 2 गुणे 3 बराबर 6। समझ में आ गया? तो आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? यदि संख्याओं ए तथा 36, अब देखिए संख्याएं ए है और एक 36, तो ए गुणे 36 लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, ए गुणे 36 आप करिएगा। और लासा दे रखे हैं तो लासा को ऐसे लिखेंगे, और मासा दे रखे हैं 4, तो मासा लिए मासा। ए निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 63 है, मतलब ए गुणे बी पहले से दे रखे हैं, एल गुणे एच होता है ना फॉर्मूला, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से 63 दे रखे हैं, और एल निकालना है और एच 3 दे रखे हैं, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। क्या लिखा है? 225 तथा 90 का लासा तथा मासा ज्ञात करो।
ठीक है, तो देखिए इसका मासा कितना आएगा 45, वेरीफाई करिएगा, और लासा कितना आएगा 450। तो इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इस पर अक्सर पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर? जो आपको आधारभूत प्रमेय बता रहे हैं हम, इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 तथा 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो, क्या होंगी? तो देखिए आपको इसमें से एक बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है, और जिससे हम क्या करें 125 और 70 को भाग करें। जब 125 को भाग करें तो 8 शेषफल बचे, जब 70 को भाग करें तो 5 शेषफल बचे। देखिए आप कैसे लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा लिखिएगा नहीं, सिर्फ आप समझिएगा। जैसे 125 थी पहली संख्या, और जब भाग कर रहे हैं हम तो शेषफल कितना बच रहा है 8। तो ऐसा करो 8 घटा दो, बताओ कितना बचा। 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 117, पहली चीज। और दूसरा क्या है 70 से शेषफल कितना बच रहा था 5, घटा दो कितना बचेगा 65। अब आप बताओ इनमें से कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं? 15 के पहाड़े में तो ये दोनों नंबर नहीं आते, आते हैं क्या? हमेशा शेषफल घटा दिया करो, जो बचे उसी को वेरीफाई किया करो, तरीका है। 15 से अगर भाग करोगे तो 117 कटने वाला है, तो 15 तो कट कर दो। ये क्वेश्चन आपका गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। 17 से देख लो, तो 17 के पहाड़े में 65 नहीं आता, आप जानते हो। 14 के पहाड़े में भी 65 नहीं आता, ये सब गलत है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, चेक कर सकते हो। 13 9 117 और 13 5 65, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करिएगा। तो आप लोग देखिएगा 144 को ऐसे लिखिएगा, और 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, फिर 36, फिर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 18, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से कट होगा 3 बन गया। तो मतलब देखिए यहाँ इसको आप 144 को कैसे लिखेंगे, 144 बराबर 2 की पावर कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार, और 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2। देखिए घातों का योगफल कितना 4 2 6, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा 6 वाला, ठीक है। अब इनका लासा आप खुद निकालिएगा, 15 18 24 का लासा निकालना है, ठीक है। तीनों के अलग अलग आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा और फिर एलसीएम निकाल दीजिएगा। और आप जो पहले विधि पढ़ चुके हैं वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ये नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड से निकालिए, तो आप पहले वाले तरीके भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये 15 से भी टेबल चली जाए, मतलब बिना कुछ किए भी कर सकते हैं। जैसे 15 छक्का 90 कट जाता है, 18 पंचे 90 कट जाता है, लेकिन 24 के पहाड़े में 90 नहीं आता, मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया। फिर 15 के पहाड़े में 120 तो आता है, लेकिन 18 के पहाड़े में 120 नहीं आता, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ 240 लिखा, ये तो आएगा 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। या 18 से कटेगा क्या, देख लीजिए 18 एक नंबर 18, और बचा कितना 6, नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो कई तरीके हैं क्वेश्चन लगाने के, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, कैसे करना है आप देख लीजिए, चेक करना इनको भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, मतलब भाज्य संख्याएं हैं, कारण बताना है क्यों है। तो देखिए आप जानते हैं भाज्य संख्याएं होंगी तो उनके गुणनखंड जो होंगे, मतलब स्वयं और एक को छोड़कर अन्य भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व किया, यहाँ से 5 कॉमन था, तो जैसे ही 5 कॉमन मिल गया तो यहीं पर आप कह सकते थे कि ये संख्या 5 से भी कट रही है, और ये 5 है भी नहीं, तो डायरेक्ट भी कह सकते थे कि ये भाज्य है। लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व किया, देखिए यहाँ तक सॉल्व करके लाए, तो आप देखिए यहाँ ये पूरी संख्या है, और ये देखिए 5 से भी कट रही है और 509 से भी कट रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक भाज्य संख्या है, तो कॉमन लेकर के मैंने सॉल्व कर लिया। इसका जो पहला पार्ट था, जो ये वाला
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए जहां कॉमन मिलने लग जाएगा, एक के अतिरिक्त कॉमन मिला, तुरंत भाज्य हो जाएगी वो संख्या। यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ कॉमन लिया, 13 कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 13 गुणे 78। तो आप जानते हैं कि 13 से भी कट रही है संख्या, 78 से भी कट रही है, इसका मतलब है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये लास्ट के क्वेश्चंस थे तो मैंने बता दिए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप देखिए, इनको आप खुद सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, जैसे 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, आपको मैंने बताया कैसे होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यदि लासा 132, इसका किसका लासा 132 और 288 का कितना आ रहा है 31 68। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं दे रखे, ये देखिए ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये एल हो गया, एच निकालना है आपको, निकाल लेंगे ना आप, ट्राई करिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, 26 156 का लासा दे रखे हैं। फिर से देखिए संख्याएं दे रखे हैं, ए है, बी है और एल है, एच निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी मैंने एक क्वेश्चन इस पर करवाया आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 मतलब 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होगी, क्या होगी 22 23 24 25। तो अभी आपको बताया था, सबसे पहले शेषफल को माइनस कर दो। यहाँ देखिए दोनों स्थिति में शेषफल कितना बच रहा 5, तो हम दोनों से 5 को घटा दिए, कितना बचा 240 और 1032। अब आप जानते हैं ये 22 के पहाड़े में नहीं आएगा, 23 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा, 24 दाहम कट जाएगा, 24 से इसको भी भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है खुद से, निम्न में से सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब ये सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप देखिए सअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो। आपको ऐसे धन पूर्णांक लेने हैं, ऐसे 2 धन पूर्णांक लेने हैं जिनका मासा क्या मिले 1, मतलब उनमें कॉमन क्या हो सिर्फ 1। जैसे 2 तथा 3 के बीच 1 कॉमन, 3 तथा 10 1 कॉमन, 4 तथा 9 सिर्फ 1 कॉमन। तो ऐसी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती। तो आपको ऐसी ही कोई एक संख्या ढूंढनी है, कर लीजिएगा, इनके बीच का एचसीएफ कितना हो 1 हो, मतलब कॉमन कितना होना चाहिए 1, उसी पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, वैसे ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन आपका ए ही सही है, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। ओके, अगले वीडियो में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, आपकी अनसॉल्व में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।